जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पिछले 2 लेक्चर से दोस्तों चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के लोक देवता राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, जहाँ से राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने सर्वप्रथम जब दोस्तों इस चर्चा को प्रारंभ किया था तब हमने पंचपीरों की बात की थी, यानी कि राजस्थान के लोक देवता बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें पंचपीरों में 5 लोक देवताओं के नाम आता है। पहला है दोस्तों रामदेव जी, उसके बाद में गोगा जी, उसके बाद में पाबू जी जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। इसके बाद में दोस्तों मांगलिया, मेहा जी और हड़बू जी। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे तेजा जी हैं, देवनारायण जी हैं और भी बहुत सारे हैं, उनको दोस्तों पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पंचपीरों को हमारे अध्ययन क्षेत्र का दायरा बना रहे हैं। पहले हम पंचपीरों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रामदेव जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद में गोगा जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी चर्चा का विषय दोस्तों पाबू जी रहने वाले हैं। इसके बाद में हम मांगलिया, मेहा जी और हड़बू जी के बारे में पढ़ते हुए पंचपीरों का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अन्य लोक देवताओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के लोक देवता और आज हमारी चर्चा का विषय पाबू जी। दोस्तों राजस्थान के लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, इनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, कौन सी इनकी घोड़ी थी, कहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है, कब उस मंदिर में मेला लगता है, और भी बहुत सारी चर्चाएं दोस्तों जिनको आज हमारी इस चर्चा में हम शामिल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। ऐसा कहा जाता है दोस्तों पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? कोल्लू गांव में हुआ। कोल्लू गांव में बहुत सारी जगह दोस्तों कोल्लू गांव को कोल्लू मंड गांव भी लिखा हुआ है, तो दोनों ध्यान में रख लेंगे, कोल्लू या फिर कोल्लू मंड गांव में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर है दोस्तों ये कोल्लू या फिर कोल्लू मंड गांव? तो ये है दोस्तों फलोदी में। कहाँ पर है ये? फलोदी में। और फलोदी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। यानी कि हम कह सकते हैं जोधपुर के फलोदी में एक गांव है जिसका नाम है कोल्लू या फिर कोल्लू मंड। वहां पर लोक देवता पाबू जी का जन्म होता है दोस्तों। और इनका ये कौन से वंश से संबंधित है दोस्तों? तो ये राठौड़ वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? राठौड़ वंश से इनका संबंध है। जैसे दोस्तों हमने लोक देवता रामदेव जी के बारे में कहा था कि तंवर वंश से उनका संबंध है। उसके बाद में गोगा जी के बारे में हमने कहा था कि गोगा जी का संबंध चौहान राजवंश से है या फिर चौहान वंश से है। इसी प्रकार दोस्तों पाबू जी का संबंध राठौड़ वंश से है। किससे? राठौड़ वंश से है। इनके पिता का नाम है दोस्तों धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। और दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, धांधल जी राठौड़ दुहड़ जी राठौड़ के छोटे भाई थे और दुहड़ जी राठौड़ उस समय मारवाड़ के शासक थे। यानी कि पाबू जी का संबंध मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से सीधा ही हो गया, क्योंकि मारवाड़ का जो शासक था दुहड़ जी, उन्हीं की भतीजी का क्या नाम था? पाबू जी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं दोस्तों पाबू जी एक ऐसे लोक देवता है जिनका संबंध मारवाड़ के राठौड़ वंश से है। तो ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रख देना। उसके बाद में दोस्तों इनकी माता का नाम है दोस्तों कमला दे। दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में देवी के लिए दे शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फूलम दे, कमला दे, यानी फूलम देवी, कमला देवी, लेकिन वहां पर केवल दे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो दे का मतलब कि देवी है। कमला दे दोस्तों इनकी माता जी का नाम है। इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों फूलम दे। कई जगह इन फूलम दे को सुप्यार दे भी लिखा हुआ है, सुप्यार दे। तो दोनों नाम है, दोनों ध्यान में रख लेना। पाबू जी की पत्नी का नाम फूलम दे या फिर सुप्यार दे। घोड़ी है दोस्तों इनकी केसर कालमी घोड़ी है। पाबू जी की कौन सी घोड़ी मानी जाती है दोस्तों? केसर कालमी। हालांकि ये जो केसर कालमी घोड़ी है ये स्वयं पाबू जी की नहीं थी, ये देवल चारणी की थी और इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है जिसकी चर्चा हम इसी वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम है? केसर कालमी।
और दोस्तों पाबूजी का प्रतीक क्या है, यानी कि हम मंदिर में जो पाबूजी को देखते हैं वो किस स्वरूप में देखते हैं, तो अश्वारोही रूप में इनको दिखाया जाता है। अश्वारोही यानी कि घोड़े पर बैठे हुए हैं और कैसे, भाला लेकर, अश्वारोही भाला लेकर इनका प्रतीक दिखाया जाता है। यानी कि अश्वारोही यानी कि घोड़ी पर है, ये कौन सी घोड़ी पर है दोस्तों, केसर कालमी पे है, और एक हाथ में अपने भाला पकड़े हुए। इस प्रतीक के रूप में हम पाबूजी को फोटो में या फिर प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं। इनका दोस्तों मुख्य मंदिर कोल्लू में ही है, यानी कि कोल्लू जो फलोदी में है वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है। हालांकि पाबूजी की मृत्यु ढेंचू गांव में हुई थी, गायों की रक्षा करते हुए ढेंचू गांव में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन दोस्तों जहाँ पर इनका जन्म स्थान है वहीं पर इनका प्रमुख मंदिर भी है। हालांकि और जगह भी एक दो जगह और मंदिर है, लेकिन मुख्य मंदिर दोस्तों कोल्लू में ही है। मेला कब लगता है दोस्तों, चैत्र अमावस्या को लोक देवता पाबूजी का मेला आयोजित किया जाता है। लोक देवता पाबूजी का मेला दोस्तों चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है। तो ये तो दोस्तों बेसिक जानकारी होगी किनके बारे में, लोक देवता पाबूजी के बारे में, कि राठौड़ वंश से संबंधित है, कहाँ पर जन्म हुआ, पिता माता पत्नी, घोड़ी, प्रतीक, मुख्य मंदिर, मेला। अब इनके उपनाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से और नामों से भी हम इनको जानते हैं, कौन कौन से उपनामों से भी दोस्तों पाबूजी को जाना जाता है, इसकी चर्चा भी अब हम करना चाहेंगे। उपनाम दोस्तों, लोक देवता पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। यानी जो इनके भक्त हैं, जो इनके अनुयायी हैं, और राजस्थान की परंपराओं में इनको लक्ष्मण का अवतार माना गया है। इसके अलावा दोस्तों इनको गोरक्षक लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। गोरक्षक लोक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। दोस्तों गोरक्षक लोक देवता तो गोगा जी भी थे, लेकिन अगर राजस्थान के सबसे बड़े गोरक्षक अगर कोई लोक देवता है तो वो है दोस्तों पाबूजी। तो फिर गोगा जी क्या है, राजस्थान के सबसे बड़े सांपों के देवता, या फिर राजस्थान के सबसे बड़े सर्प देवता की अगर बात आती है तो वो तो कौन है दोस्तों, गोगा जी हैं। लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े गोरक्षक लोक देवता, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर आपको उसका आंसर करना है पाबूजी राठौड़। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मण का अवतार है, ये गोरक्षक लोक देवता है। ऊँटों के देवता इनको कहा जाता है दोस्तों, ऊँटों के देवता इनको कहा जाता है। ऊँट पालने वाली जो जाति है राजस्थान में सामान्यतः वो रायका या फिर रेवाड़ी जाति है, वो इनको अपना आराध्य मानती है। और ऊँट जब बीमार पड़ जाते हैं तब इनकी पूजा वगैरह भी की जाती है। ऊँटों के देवता के रूप में भी इनको पहचान मिली है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनको प्लेग रक्षक लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग रक्षक लोक देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये उपनाम हो गए इनके, लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक लोक देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता, ये दोस्तों इनके क्या हो गए, उपनाम हो गए। क्या हो गए दोस्तों, ये इनके उपनाम हो गए। अब दोस्तों हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो पाबूजी हैं इनको गोरक्षक लोक देवता क्यों कहते हैं, इनको ऊँटों के रक्षक लोक देवता क्यों कहते हैं। हम हमारी चर्चा को इस स्तर पर भी ले जा सकते हैं कि लक्ष्मण का अवतार इनको क्यों कहा जाता है, लेकिन दोस्तों वो ज़्यादा ही डीप में हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जैसे मोनोक नैन्सी का ऐसा मानना है कि इनकी माता का नाम कमला दे जरूर है, लेकिन कमला दे ने तो केवल इनका पालन पोषण किया है। पाबूजी का जन्म तो अप्सरा के गर्भ से हुआ है, ऐसा किसका मानना है, मोनोक नैन्सी का, जो कि मारवाड़ राज्य के प्रसिद्ध इतिहासकार है, जिन्होंने मोनोक नैन्सी की ख्यात तथा मारवाड़ा परगना की विगत जैसे शानदार ग्रंथों की रचना की, उनका ऐसा मानना है। और दोस्तों उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, लेकिन वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्व की नहीं है, इस वजह से हम उस चर्चा को नहीं करना चाहेंगे। हमारी चर्चा वहां तक रहेगी दोस्तों जहां तक आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बात से आपको फायदा पहुंच जाए। तो आगे हम चर्चा को विस्तार देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। आगे हम चर्चा को दोस्तों विस्तार देते हैं।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। दोस्तों आगे हम हमारी चर्चा को विस्तार देते हैं। बाबूजी जिनका संबंध जोधपुर के राठौर राजवंश से भी है, इनका जो विवाह है दोस्तों वो तय हो गया। किसके साथ? अमरकोट, जिसे वर्तमान में उमरकोट कहा जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में उसकी स्थिति है। यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत में जो उमरकोट है वही पहले के समय में अमरकोट कहलाता था। तो अमरकोट की रहने वाली एक कन्या जिसका नाम है दोस्तों फूलम दे या फिर सुप्यार दे, उससे बाबूजी राठौर का विवाह फिक्स हो गया था। बाबूजी काफी सुंदर हैंडसम आदमी, तो उनके मित्र जो थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप वहाँ तो जा रहे हो, लेकिन कोई घोड़ी वगैरह भी अच्छी मिल जाए अगर आपको तो फिर कहने क्या। तो दोस्तों उस समय एक लेडी थी, एक स्त्री थी जिसका नाम है देवल चारणी, जिसके पास अनेक सारी तो क्या थी, गायें थी, और उसके पास एक शानदार घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। बहुत ही खूबसूरत घोड़ी थी दोस्तों। तो बाबूजी के देवल चारणी के पास गए कि मुझे आपकी घोड़ी दे दीजिए जिसका नाम है केसर कालमी। लेकिन देवल चारणी ने घोड़ी देने से मना कर दिया कि अगर आप मेरी घोड़ी ले जाओगे तो कोई अगर मेरी गायें चुरा के ले गया तो इनकी रक्षा फिर कौन करेगा। तो दोस्तों बाबूजी ने उनको वचन दिया देवल चारणी को कि अगर आपकी गायें चुराने का समाचार, मैं ब्याह करने जरूर जा रहा हूँ लेकिन मेरे को किसी भी अवस्था में वो समाचार मिले, भले फेरों के बीच में मिले या फिर कभी भी मिले, तो मैं तुरंत बिना देर किए आपकी गायों की रक्षा के लिए आ जाऊंगा, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहो। ये वचन दे दिया किसने? बाबूजी ने। और किसको दे दिया? देवल चारणी को। तो देवल चारणी ने भी बोला ठीक है। तो देवल चारणी ने अपनी जो घोड़ी है दोस्तों केसर कालमी को दे दी बाबूजी राठौर। बाबूजी राठौर घोड़ी पर बैठे और अमरकोट के लिए रवाना हो गए। अमरकोट पहुंच गए वो। अमरकोट पहुंच गए बाबूजी। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, उनका विवाह वगैरह की सारी चीजें चल रही थी, फेरे हो रहे थे ऐसे। और जैसे दोस्तों 3 फेरे हुए, कुछ जगह पर 3.5 भी लिखा हुआ है, तो दोनों जानकारी ध्यान में रख लेना। 3 या 3.5 फेरे हुए, उसी समय देवल चारणी अमरकोट पहुंच गई। देवल चारणी ने बोला कि जायाल का जो शासक है जिसका नाम है जिंदराव खींची, वो मेरी गायों को चुरा कर ले गया है और आपको अपने वचन के मुताबिक अब मेरी गायों की रक्षा करनी चाहिए। बाबूजी अपने वचन से नहीं फिरे दोस्तों। शादी को बीच में छोड़कर 3 फेरे ही हुए थे, वहां पर छोड़कर वो वहां से निकले। देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए बाबूजी अपने ब्याह को बीच में छोड़कर 3-3.5 फेरे लेकर वहां से निकले। जिंदराव खींची से उनका भयंकर युद्ध हुआ। और भी थे इनके साथी, बाबूजी के साथी थे, उधर जिंदराव खींची था। डेंचो गांव दोस्तों जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में, यहीं पर इनका युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी उन्होंने गायों की रक्षा के लिए। इसी वजह से दोस्तों बाबूजी को गोरक्षक लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इस प्रकरण को। तो देवल चारणी का नाम लिखना पड़ेगा दोस्तों में, देवल चारणी। इसके पास कौन सी घोड़ी थी दोस्तों? केसर कालमी। केसर कालमी। पिछले लेक्चर में दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही बकवास है, लेकिन मैं आपको जो कंटेंट, आपको जो जानकारियाँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो जानकारियाँ प्रामाणिक हैं, उन पर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन मेरी हैंड राइटिंग को आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज जरूर करना पड़ेगा। देवल चारणी के पास घोड़ी है दोस्तों केसर कालमी। तो बाबूजी आए इसके पास कि भाई, किसके पास आए बाबूजी? देवल चारणी के पास गए कि ये दे दो। अभी सारी बातचीत हो गई, वो तो घोड़ी दे दी। घोड़ी देकर घोड़ी पे बैठकर बाबूजी कहाँ चले गए? अमरकोट। अमरकोट चले गए। शादी हो रही थी, ब्याह हो रहा था। कुछ जगह 3 लिखा हुआ है, कुछ जगह 3.5 लिखा हुआ है, खैर जो भी हो। 3-3.5 फेरे हुए थे। उसके बाद में देवल चारणी आ गई और यहाँ से बाबूजी निकले घोड़ी पर बैठकर। तो यहाँ से जब बाबूजी निकले दोस्तों तो ढेंचू गाँव में, एक ढेंचू गाँव, ये कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में ही, जोधपुर में।
यहाँ पर जिंदराव खींची के साथ, जिंदराव खींची जो कि जायाल का शासक था। और दोस्तों ये जो जिंदराव खींची है ये पाबूजी का बहनोई भी था। क्या था ये? पाबूजी का बहनोई भी था। यानी कि पाबूजी ने अपनी बहन की शादी किससे की थी दोस्तों? जिंदराव खींची से की थी। लेकिन जिंदराव खींची और पाबूजी के बीच में मतभेद थे, और मतभेद होते तो तब तक तो ठीक था, लेकिन मनभेद भी थे। क्या थे? मनभेद भी थे। तो जिंदराव खींची जो बहनोई था पाबूजी का, उस जिंदराव खींची और पाबूजी के बीच में ये युद्ध हुआ डेचुगों में। और पाबूजी दोस्तों गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी, वीर गति को प्राप्त हो गई। कहाँ पर? डेचुगों में वीर गति को प्राप्त हो गई। गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी दोस्तों पाबूजी ने। इसी वजह से पाबूजी को गोरक्षक लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जानकारी आप प्लस कर लेना कि राजस्थान के सबसे बड़े गोरक्षक अगर कोई लोक देवता है दोस्तों तो वो है पाबूजी। राजस्थान के सबसे बड़े सर्प देवता है, सांपों के देवता है, तो वो है गोगल जी। और राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता है तो वो है देवनारायण जी, वो है सॉरी रामदेव जी। कौन है वो? रामदेव जी। तो तीन जानकारी अलग अलग है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों चर्चा करेंगे इनको ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है। इनको दोस्तों ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय अगर किसी को प्राप्त है तो वो है पाबूजी को। राजस्थान में अगर ऊंट लाने का श्रेय किसी को प्राप्त है तो वो है पाबूजी को। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में अगर कोई सर्वप्रथम ऊंट लाया तो कौन लाया दोस्तों? पाबूजी लेकर आए। इस वजह से इनको ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऊंटों को जो पालने वाली जाति है, जो समाज है हमारे राजस्थान में, उसे कहा जाता है रायका या फिर रेबारी समाज। कौन सा समाज? रायका या फिर रेबारी समाज। रायका या फिर रेबारी समाज। ये रायका और रेबारी समाज के आराध्य देव कौन है दोस्तों? पाबूजी हैं, क्योंकि पाबूजी सर्वप्रथम ऊंट लेके आए थे और ऊंटी इनकी उत्तरजीविता, इनके सर्वाइवल का कारण है। इस वजह से ये काफी मानते हैं पाबूजी को। ठीक है। ऊंट जब भी दोस्तों बीमार पड़ जाता है तब रायका या रेबारी समाज के लोग पाबूजी की बड़ी पूजा अर्चना करते हैं, बड़ा याद करते हैं पाबूजी को। और ऐसा कहा जाता है कि रायका समाज के द्वारा पाबूजी की पूजा अर्चना करने पर, उनको याद करने पर ये जो ऊंट बीमार होता है ये ठीक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। तो ऐसी धारणा है और ये अपनी धारणा के साथ जी रहे, अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों ऊंटों के देवता हो गए, ये अपने पॉइंट है। अगला राजस्थान में दोस्तों सबसे लोकप्रिय फल, सबसे लोकप्रिय फल राजस्थान में अगर सबसे लोकप्रिय फल अगर किसी की मानी जाती है तो वो है दोस्तों पाबूजी की। राजस्थान में अगर किसी लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय मानी जाती है तो वो दोस्तों पाबूजी की। पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक व थोरी जाति के लोग करते हैं। नायक व थोरी जाति के लोग इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। राजस्थान में अगर किसी लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय है, सबसे फेमस है, तो उस फड़ का नाम है दोस्तों पाबूजी की फड़। इस फड़ का वाचन नायक व थोरी जाति के लोगों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान की अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये जानकारी आप निश्चित तौर पर ध्यान में रखना, आगे भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। एक और जानकारी दोस्तों, राजस्थान के कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी फड़ सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, सबसे अधिक चित्रांकित है? तो वो है देवनारायण जी की।
सबसे बड़ी, सबसे छोटी और जिस पर डाक टिकट जारी हो चुका है वो है देवनारायण जी की। देवनारायण जी की चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, या फिर थोड़ी देर बाद का मतलब है अगले कुछ वीडियो लेक्चर के अंतर्गत करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी इससे जानकारी दे रहा हूँ। दो प्रश्न है दोस्तों, सबसे लोकप्रिय फड़ तो पाबू जी की है, लेकिन सबसे बड़ी, सबसे छोटी चित्रांकित फड़ जो मानी जाती है वो मानी जाती है देवनारायण जी की। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। मोनोक्नेंसी जिनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल भी कहा था, उनकी चर्चा कर रहे हैं। मोनोक्नेंसी ने पाबूजी का जन्म अप्सरा के गर्भ से होना बताया, यानी कि मोनोक्नेंसी के अनुसार पाबूजी का जन्म कैसे हुआ, अप्सरा के गर्भ से हुआ। एक लंबी कहानी है, अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग है, मैं सुना सकता हूँ, लेकिन दोस्तों उसमें 10 मिनट चले जाएंगे और मेरा दावा है आपसे उस कहानी से आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएंगे, तो मैं वो चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ये ऑफलाइन क्लास होती तो निश्चित तौर पर हम आनंद लेते हुए इस कहानी को सुनते, लेकिन ऑनलाइन क्लास में दोस्तों जितना ज़्यादा वीडियो लेक्चर लंबा होता चला जाता है, सामने जो देखते रहते हैं जैसे आप जैसे बच्चे, उनको बोरियत महसूस होती है। तो हम इतनी सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं हो। दोस्तों पाबूजी के बारे में अधिकांश जानकारी जो हमें मिलती है वो आशिया मोड़ जी के ग्रंथ से मिलती है। आशिया मोड़ जी ने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, आशिया मोड़ जी ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों, क्या नाम है उस ग्रंथ का, पाबू प्रकाश। ये प्रश्न भी दोस्तों राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, आशिया मोड़ जी के द्वारा की गई। लोक देवता पाबूजी के बारे में अधिकांश जानकारी हमें आशिया मोड़ जी के ग्रंथ पाबू प्रकाश से मिल जाती है, यानी कि अधिकांश जानकारी, ज़्यादातर जानकारी जो हमें पाबूजी के बारे में प्राप्त होती है दोस्तों, वो आशिया मोड़ जी के ग्रंथ किससे प्राप्त होती है, पाबू प्रकाश से प्राप्त होती है। तो ये जानकारी भी आप ध्यान में रख लेना। फड़ के बारे में हम बात कर ही चुके हैं दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा में थोड़ी जाति के ऊपर करना चाहूँगा। किसके ऊपर करना चाहूँगा, थोड़ी, ये जो दोस्तों ये माइक का है, ये परेशानी पैदा कर रहा है, इसको थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ेगा इसका। अब ठीक है दोस्तों। ये जो थोड़ी जाति है, इसे राजपुताना में कोई सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था। थोड़ी समाज को मलेच्छ समझा जाता था। क्या समझा जाता था, मलेच्छ समझा जाता था। मलेच्छ का मतलब है विदेशी, विदेशी शत्रु। मलेच्छ का मतलब है विदेशी शत्रु, यानी कि थोड़ी समाज को राजपुताने में मलेच्छ यानी कि विदेशी शत्रु माना जाता था। लेकिन दोस्तों लोक देवता पाबूजी ने थोड़ी समाज के 7 भाइयों को बुलाया, उनको सम्मान दिया, उनकी अवगत की और समाज के बीच में ये संदेश दिया कि ये कोई विदेशी शत्रु नहीं है, ये अपने में से ही है, और इनको वहाँ से एक सम्मानजनक स्थान पाबूजी के द्वारा दिया गया। इस वजह से दोस्तों थोड़ी समाज के बीच में पाबूजी की अलग ही मान्यता है, वो उनको अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं, और उनकी जो फड़ है उसका वाचन भी वो बड़े मनोभाव से करते हैं, रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। तो ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। फड़ से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। फड़ से जो क्वेश्चन आता है वो, राजस्थान में जितने भी लोक देवता हैं उनमें सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की मानी जाती है। यानी कि क्या बोला दोस्तों मैंने, राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की मानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे अधिक चित्रांकित और जिस फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है वो फड़ देवनारायण जी की मानी जाती है, लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ इनकी मानी जाती है, पाबूजी की मानी जाती है। और यहाँ से राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना आशिया मोड़ जी के द्वारा की गई, और पाबू प्रकाश से हमें पाबूजी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो दोस्तों लगभग हर पॉइंट से आए, लेकिन फिर भी मैंने इनको आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर दिया। तो दोस्तों आज हमारी ये जो चर्चा थी ये किनके बारे में थी, लोक देवता पाबूजी के बारे में थी। मेला वगैरह चैत्र अमावस्या के दिन लगता है, और वीर गति
को मैंने नहीं लिखा हो तो फिर लिख देता हूँ। 1274 में वीर गति को प्राप्त हो गए थे जिंदराव की चीख से युद्ध करते हुए। सारी जानकारियाँ, एक दो पॉइंट अगर छूटा हुआ है दोस्तों और अगर आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगले लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा कर दी हैं। और दोस्तों राजस्थान का रीट एग्जाम में भी अब राजस्थान जीके का समावेश हो चुका है, सेकंड ग्रेड वगैरह सभी चीज़ें ऐसी। तो राजस्थान इतिहास भी आपके सिलेबस में होगा इसी। राजस्थान इतिहास के भी अगर आपको राजस्थान की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर तैयार वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप इसी चैनल दोस्तों जिसका नाम है इनविंसिबल यानी कि अजय पायोनियर इंस्टीट्यूट, इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट पर आप राजस्थान हिस्ट्री के 100 वीडियो लेक्चर हमने तैयार कर रखे हैं, वो देख सकते हो। बाकी राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर अभी चल ही रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है राजस्थान के अन्य लोक देवताओं को लेकर। हम मांगलिया मेयाची और इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, हड़बूजी के बारे में। इस प्रकार से हमारे पंचपीर समाप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद में हम तेजा जी, देवनारायण जी सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।